नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। ये वीडियो केस स्टडी सीरीज की 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड 3 केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल पीडीएफ से लिए गए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। बिल्कुल सही, मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। इन केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि जिसने मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वन शॉट वाली वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करे, जिसके बाद आप सारे ही क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए केस स्टडी 1 के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इंडिया इज कॉम्पिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। क्या मतलब है? इंडिया एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है जहां पर कंपटीशन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करने का। क्यों? क्योंकि लो कॉस्ट में यहां पर मैन पावर मिलता है और टेक्निकल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं, जिससे हायर क्वालिटी का प्रोडक्शन यहां पर होता है। आगे देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस। एक टीवी की फैक्ट्री है जहां पर टीवी का प्रोडक्शन किया जाता है। उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है? इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। मतलब हर साल उसका जो प्रोडक्शन है ना वो कुछ फिक्स नंबर से बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो आगे क्या लिखा है। इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर। समझना बात को। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। इस 6th ईयर में जो प्रोडक्शन है कंपनी का वो कितना है? 16,000 सेट्स है। अच्छा, आगे क्या लिखा है? एंड 22,600 इन 9th ईयर। क्या मतलब हुआ इसका? 7, 8 एंड ये 9th ईयर में प्रोडक्शन कितना हो जाता है? 22,600 इतना हो जाता है। ठीक है, अब देखो बात को समझो, क्योंकि यहां पर इसने बोला है इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, एक फिक्स नंबर से वो इंक्रीज हो रहा है। और जब कोई नंबर फिक्स नंबर से इंक्रीज होगा तो वहां पर किस तरह की सीरीज बनेगी? बहुत बढ़िया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है और यहां पर ये फिक्स नंबर उसी के बारे में बता रहा है। अब बात को समझना, अगर हम फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन को A1 अज्यूम करें, ठीक है, सेकेंड ईयर में A2, थर्ड ईयर में A3, फिर फोर्थ ईयर में A4, फिफ्थ ईयर में A5, तो 6th ईयर में प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, A6 इसको हमने अज्यूम कर लिया। और 9th ईयर में सिमिलरली A9 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात को समझना, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है तो हमें फर्स्ट टर्म, बात समझ में आ रही है, हमें फर्स्ट टर्म को कुछ लेना पड़ेगा। हमने सपोज कर लिया A है और कॉमन डिफरेंस CD से लिख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को हमने स्मॉल d लेट कर लिया। कोई प्रॉब्लम है इतनी बात में? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो, याद है ना an वाला फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू, बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है। हाँ सर, यही होता है। अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी है ना उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो देखते हैं। अगर हम A6 लेंगे तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। यही तो बनेगा। हाँ सर, यही बनेगा। तो A6 की वैल्यू क्या आएगी? A प्लस 5D। और A6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 16,000 दी है। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो A9 की बात करें। A9 की वैल्यू अगर रखें तो A प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो 8D आएगा। आएगा ना? अब तक तो तुम लोग प्रो हो गए होगे इसमें। चलो भाई वैल्यू रखते हैं। A9 की वैल्यू क्या है? 22600 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके क्या हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है? फाइंड दी प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर को हमने A1 लिया था और फर्स्ट टर्म को भी हमने A लिया था। ये दोनों ही बातें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो A और A1 एक ही वैल्यू है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, दो तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। आप लोग सिंपली इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अगर हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 5D माइनस 8D इज इक्वल टू 16,000 माइनस 22,600। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3D इज इक्वल टू, माइनस में
006 और बताओ तुम लोग बताओ। बहुत बढ़िया, 6 आएगा फिर से। अब देखो ये माइनस कैंसिल आउट और बताओ अब आएगी वैल्यू d इज इक्वल टू 6600 अपॉन 3। 3 वन 3, 3 टू 6, 3 टू 6 0 0। कॉमन डिफरेंस आ गया 2200। बात समझ में आ रही है? लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना था, हमें निकालना था फर्स्ट टर्म या प्रोडक्शन इन फर्स्ट टर्म। तो कैसे समझेंगे? देखो कोई भी इक्वेशन इनमें से ले लो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 16000। ठीक है, d की वैल्यू यहाँ चिपका दो, क्या मिलेगा? a प्लस 5 इंटू 2200 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, a प्लस 0 0 5 टू द 10 कैरी 1 5 टू द 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू 16000। 3 टाइम 0 है। a इज इक्वल टू 16000 माइनस 11000। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, 16,000 में से 11,000 सब्सट्रैक्ट होगा, 5,000 बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन आ गया, कितना आ रहा है? 5,000। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। और कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको? देखो एक मेथड से तो हमने डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दिया, दूसरे मेथड में देखना, एक इक्वेशन थी आपकी a प्लस 5d इज इक्वल टू 16000 यानी 16,000। यहां से a की वैल्यू निकालो जिसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। 16,000 माइनस 5d, एक वैल्यू आई a की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन क्या थी? a प्लस 8d इज इक्वल टू 22600। a की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 22600 माइनस 8d। एक इक्वेशन यहां से a की ये आ गई। इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करिए, d की वैल्यू निकालिए, तब भी आपकी d की वैल्यू इतनी ही आएगी। कितनी? 2200। बात समझ में आई? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हाँ सर समझ में आ गया। तो यहां से हमें दोनों ही चीजें मालूम पड़ गई हैं, क्या? और दोनों ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉमन डिफरेंस मिल गया है, 2200 आ रहा है, और प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना मिल गया है? 5,000 मिल गया है। अब ये सारी ही बातें आगे यूज होंगी, बात को समझते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एर्थ ईयर। एर्थ ईयर का मतलब क्या हुआ? A8 निकालना है। A8 क्वेश्चन मार्क है। A8 का फॉर्मूला क्या होता है? A8 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 7d। समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। अब क्या करना है? सारी वैल्यूज तो आपके पास ही है, चिपका दीजिए। A8 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5,000 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू है 2200। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 5,000 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 7 टू द 14 कैरी 1 7 टू द 14 प्लस 1 15। ये वैल्यू आ रही है। A8 कितना आएगा? दोनों को ऐड कर दो, 0 0 4 और 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी 1 2, 20,400 आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया हो बता देना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। मतलब फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, सेकंड ईयर में कितना हुआ, थर्ड ईयर में कितना हुआ। ठीक है, इसको भी आप दो तरह से कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड है। क्या डायरेक्ट मेथड है? सीरीज बनाओ, 5,000 हो गया, फिर देखो सेकंड ईयर में कितना हो गया, 5,000 में हम 2200 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। कितनी वैल्यू आएगी? 0 0 2 और ये 7। अब इसमें 2200 और ऐड करो तो वैल्यू क्या मिलेगी? हमें वैल्यू मिलेगी इसमें 0 0 2 2 हो जाएगा 4, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। अब इन सबको ऐड कर दो। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा 3 इयर्स का। ऐड करो फिर, 9,400, 7,200, 5,000, इन सबको ऐड करना है। तो फिर 0 0 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 21। तो ये वैल्यू आ रही है सम के बाद। एक तो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं, ये दूसरा मेथड क्या हो सकता है। देखो 3 टर्म्स का सम पूछा गया है, 3 टर्म्स का, समझना यहीं से। 3 टर्म्स का सम मतलब S3 पूछा गया है। और S3 का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला बताओ। अच्छा, तो Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो 3 लगा दो जहां जहां पर n है, तो S3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 2a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब वैल्यू चिपका देनी है। चिपकाओ फिर, 3 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू है 5,000, ठीक है, प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू डी कितना है? डी है 2200। बहुत बढ़िया। अब देखो दोनों में ही 2 आ रहा है, कॉमन ले लो, तो S3 की वैल्यू आ रही है 3 अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया, 5,000 प्लस, बात को समझना, प्लस 2200। अब देखो ये 2 से 2 शहीद हो गए। अब क्या बच रहा है? 3 इंटू, इन दोनों को ऐड कर दो,
क्या मिलेगा 0 0 फिर 2 और 5 और 2 7 ये वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो फिर देखो 0 0 3 2 जा 6 7 3 जा 21 सेम वैल्यू आई कि नहीं आई? हाँ सर सेम वैल्यू आई। तो ये आपकी मर्जी है आप क्या लॉजिक लगा रहे हैं। देखिए बात को समझिए, अगर आप ये डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो ये आपको छोटे टर्म्स मतलब कम टर्म्स के बारे में पूछा है तो आपको ये मेथड हेल्पफुल है। लेकिन जब आपसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछ लेगा तब आप इस मेथड को यूज करके कन्वीनियंटली आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तब आपको इस मेथड के पास जाना ही पड़ेगा। तो ये आपके डिपेंड करता है कि आप क्या अप्रोच लगाते हैं। हमने दोनों ही मेथड से आपको करके समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। उस ईयर में पर्टिकुलर ईयर का प्रोडक्शन पूछा गया है। ठीक है, अब वो ईयर तो हमें पता नहीं है, जब नहीं पता है तो क्या कर ले, लेट कर लो भाई। लेट nth ईयर में, समझ में आ रही है बात या नहीं, nth ईयर का जो प्रोडक्शन है वो है आपका 29,200। अब ये nth ईयर का क्या मतलब है, nth ईयर का मतलब है an की बात हो रही है। बात समझ में आई, nth ईयर का मतलब है an की बात हो रही है। और an का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। अब an की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी है 29200। क्यों? क्योंकि ये हमने लेट कर लिया है कि nth ईयर का प्रोडक्शन इतना है तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे विच टर्म ऑफ एन एपी इज 29,200, तो हम लेट कर लेते थे कि nth टर्म उसका 29,200 है, वही यहां पर भी किया गया है। तो an की वैल्यू चिपका दो 29200, a की वैल्यू पता है 5000 है, ठीक है ना, n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू कितनी है 2200 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 29200 इज इक्वल टू 5000, समझते रहे ना, कैलकुलेशन है बस, 2200 n माइनस 2200। अब सारे नंबर्स को सॉल्व कर लो तो 29200 इज इक्वल टू, देखो 5000 में से 2200 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0, फिर एक और 0, फिर 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो 8, और 4 माइनस 2 करेंगे तो बोलो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 प्लस 2200 और यहाँ पर n। ठीक है, अब सारे नंबर एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, और यहाँ पर वेरिएबल एक ही है जो कि n है। 29200 माइनस 2800 इज इक्वल टू 2200 n। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सब्सट्रैक्ट करो। अब 0 0 12 माइनस 8 करेंगे 4, 8 माइनस 2 करेंगे बोलो 8 माइनस 2 करेंगे 6, यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 2200। ठीक है ना, n की वैल्यू क्या आएगी 26400 अपॉन 2200, दो जीरो से दो जीरो को शहीद कर दो। अब क्या बचेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा बोलो 6, 2 2 जा 4। अब 11 का टेबल पढ़ो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 12। यानी 12th ईयर का जो प्रोडक्शन है ना, 12th ईयर का प्रोडक्शन आपका वही जो क्वेश्चन में पूछा गया है 29,200 है। तो ये बात आपके समझ में आई, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर। डिफरेंस निकालना है, ये बात तो समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। किसका निकालना है डिफरेंस, A7 माइनस A4 करना है, मतलब 7th ईयर का प्रोडक्शन और 4th ईयर का प्रोडक्शन का डिफरेंस फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे समझना, कुछ बच्चे करेंगे पहले A7 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर A4 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम यार ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा लगाएंगे। देखना कैसे लगाएंगे, तो हमने डिफरेंस लिया, यहाँ पे डी से लिख रहे हैं, कैपिटल डी से डिफरेंस लिया A7 माइनस A4 का। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले सबको पता है। अब हम क्या करें, सीधे फॉर्मूले में रखें, उसके बाद फॉर्मूले को कैलकुलेट करें और लास्ट में वैल्यू चिपकाएं। ठीक है, तो A7 की वैल्यू हम लिख रहे हैं A प्लस 6D माइनस, क्योंकि डिफरेंस है, A4 की वैल्यू क्या है A प्लस 3D। अब जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो A के टर्म शहीद हो जाएंगे, A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D। अब देखो हो गया ना आसान कैलकुलेशन, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 6D माइनस 3D, वैल्यू आएगी सिर्फ 3D। कितना इजी हो गया मेरे लिए ये क्वेश्चन। अब कैपिटल डी जो कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 3D, 3 इंटू स्मॉल डी यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 2200 है। क्या करना है,
सर मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा, भाई तो बहुत आसान हो गया। 0 0 3 टू द 6 3 टू द 6, तो डिफरेंस आ चुका है आपका 6600। यहां पर केस स्टडी 1 के पांचों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। आप लोग को समझ में आया होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करिए, ग्रुप से जुड़िए और वहां पर भी अपने क्वेश्चंस को भेजिए। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। ठीक है, वीर जो है वो 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। अभी वो 200 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है 51 सेकेंड में। एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, जब वो रोज प्रैक्टिस करता है तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा। और वो इंप्रूवमेंट कैसे हो रहा है समझना, इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस। मतलब वो जब रोज प्रैक्टिस करता है तो हर दिन वो 2 सेकेंड का टाइम कम कर देता है। मतलब समझना, देखो डे 1 वो प्रैक्टिस करता है तो उसको 51 सेकेंड लगते हैं, डे 2 में उसको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड लेस, यानी -2। जब हम -2 करेंगे तो उसको लगेगा 49 सेकेंड्स। डे 3 में बताओ, डे 3 में अगेन -2 करेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, 47 सेकेंड्स। इस तरह से वो हर डे प्रैक्टिस करके अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है ही वॉन्ट्स टू डू इन 31 सेकेंड्स। मतलब क्या है, मतलब वो 200 मीटर की रेस को 31 सेकेंड्स में कंप्लीट करना चाहता है। अब हमें यह नहीं पता है कि उसको कितने दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही है। और जब हमें यह नहीं पता होता है कि उसको कितने दिन लगेंगे तो हम क्या करते हैं, हम उसको n लेट कर लेते हैं। तो जैसे डे 1 को हमने d1 लिया, डे 2 को हमने d2 लिया, डे 3 को हमने d3 लिया, उसी तरीके से nth डे को हम लोग dn ले सकते हैं कि नहीं। अब बात को समझना, क्योंकि यहां पर एक एपी बन रही है और एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो बताओ कितना है, 2 है या -2 है। बताओ कौन बताएगा। जो लोग बोल रहे हैं 2 है वो लोग गलत बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं -2 है वो लोग सही बोल रहे हैं। क्योंकि देखो 49 - 51 करेंगे तो -2 आएगा। और वो कह भी रहा है कि डिक्रीज करता है टाइम, लेस करता है टाइम 2 से, यानी -2। ठीक है, अब एक और बात समझो, हम लोग एपी में फर्स्ट टर्म को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, A1 लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हाँ सर A1 लेते हैं। सेकंड टर्म को A2 ले लेते हैं, थर्ड टर्म को A3 ले लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग D1 D2 D3 जो हमने आपको समझाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था उसको हम A1 A2 A3 से लिख लें। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो A1 होता है यही फर्स्ट टर्म होता है। बात समझ में आ रही है, हाँ सर यही फर्स्ट टर्म होता है। तो सारे इंफॉर्मेशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मिल रहा है 51। कोई दिक्कत नहीं सर। कॉमन डिफरेंस जो है वो है -2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। nth टर्म दिया हुआ है 31। क्यों, क्योंकि nth डे पर उसको 31 सेकेंड्स लगते हैं 200 मीटर रेस पूरा करने में, ये हमने एज्यूम करा है। ठीक है भाई, और बताओ और कुछ मिल रहा है। बस सर इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब चलो हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं जो इसके स्टेटमेंट से रिलेटेड है। सेकंड केस स्टडी का पहला क्वेश्चन और बिल्कुल चूरन क्वेश्चन। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन क्या थी, वीर को फर्स्ट डे लगते हैं 51 सेकेंड्स, फिर वो प्रैक्टिस करता है और अपने टाइम को 2 सेकंड कम करता है। कितना हो जाता है टाइम, 49 सेकंड। फिर वो प्रैक्टिस करता है और अपने टाइम को 2 सेकंड्स और कम कर लेता है। तो भैया सीरीज अब क्या आएगी, 47। इस तरह से जो सीरीज बनेगी वही गिवन सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड। सारी बातें हमने स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर दी हैं। हमने ये लेट किया था कि वो nth डे पर अपने गोल को अचीव कर लेता है। उसका गोल क्या था, 31 सेकेंड उसको अपनी टाइमिंग करनी थी। यानी अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये वो nth डे हो जाएगा जहां पर इसका गोल अचीव्ड हो जाएगा। यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ सर मानते हैं। an की वैल्यू क्या दी है, an की वैल्यू दी है 31। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है, फॉर्मूला लगा दो। an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और ये वैल्यू दी है 31। ठीक है, अब a की वैल्यू और d की वैल्यू को पुट कर दो। a की वैल्यू है 51 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, -2 इज इक्वल टू 31। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, 51 - 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 31। ठीक है, सारे नंबर्स को ऐड करो, सारे वेरिएबल को अलग, और वेरिएबल एक ही है जो कि n है। 51 प्लस 2 करेंगे तो 53 हो जाएगा, -2n इज इक्वल टू 31। भैया ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। 53 - 31 इज इक्वल टू 2n। तो 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n आ जाएगा 3 - 1 यानी 2, 5 - 3 यानी 2 अगेन। n की वैल्यू क्या आएगी,
n की वैल्यू आएगी 22/2, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 11, तो n की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी वो 11th डे पर अपना टारगेट अचीव कर लेगा, वो 200 मीटर की रेस को 31 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा। बहुत ही मेहनती लड़का है। समझ में आ गया? ऑप्शन में चेक कर लो भैया, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही आ रहा है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन। अबव गिवन सिचुएशन क्या थी? यही वाली तो थी, 51, 49, 47। अब देखो, क्योंकि ये सारे ही टर्म्स ऑड टर्म्स हैं, ऑड हैं, और इनका गैप कितना है? -2 का है। तो आप जितने भी टर्म्स इसमें लिखेंगे वो सब के सब ऑड होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, बिल्कुल होंगे। तो इस तरह से आप सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 41, ये देखो 41 तो मिल गया, 37, 41 से और आगे बढ़ेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और 39 भी मिल जाएगा। 30 हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि 30 इवन टर्म है। इवन तो हमारे पास कोई टर्म आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे ऑड टर्म्स चल रहे हैं। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट, और नॉट का मतलब नहीं हो सकता, यानी बी वाला ऑप्शन मेरा सही है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया आपको, क्योंकि जो सीरीज बन रही है वो ऑड टर्म्स की सीरीज है, और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 का है, इसलिए हमें जो भी टर्म्स मिलेंगे वो सब ऑड टर्म्स मिलेंगे, इवन टर्म उसमें नहीं आ सकता। यही आंसर आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ो भैया। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, देखो दे दिया है an की वैल्यू, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज, डी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। an की वैल्यू है, an की वैल्यू है 2n + 3, ठीक है। यहां से हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लें और सेकेंड टर्म निकाल लें, या कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल लीजिए, उनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस की डिफिनेशन क्या होती है? याद है आपको, जब हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे थे, किसमें? वन शॉट वाली वीडियो में, a1, a2, a3, a4, ठीक है, डॉट 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 ऐसे हम टर्म्स लिखे हैं, तो a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3, और ऐसे वैल्यू जो आती हैं वो सब किसको रिप्रेजेंट करती हैं? कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो एक मेथड तो ये हो जाएगा कि जब हम कोई भी दो टर्म्स निकाल लें, और कोई भी दो टर्म्स को निकालना यहाँ पर आसान है, कौन कौन से वैल्यूज के लिए? n इज इक्वल टू जब हम 1 ले लें तो हमें मिलेगा a1 इज इक्वल टू 2 × 1 + 3, वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी a1 की 2 + 3 यानी 5 आएगी। बहुत बढ़िया। एक और वैल्यू n इज इक्वल टू 2 पर, देखो क्या मिलेगा हमें? a2 इज इक्वल टू 2 × 2 + 3, जहां पर n है वहां पर हम 2 रख रहे हैं, पहले वाले में जहां पर n था वहां पर हमने 1 रखा था, ठीक है। a2 इज इक्वल टू 2 × 4 + 3 यानी 7, तो a2 की वैल्यू आ गई है 7। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 - a1 यानी 7 - 5 यानी 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 2। बात समझ में आई? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखो एक पैटर्न से इसको और बना सकते हैं, थोड़ा लॉजिकल वो ज्यादा है, हो सकता है कई सारे बच्चों को समझ में ना आए, बस मेरे मन में आ रहा है तो हम बता रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, आपको ना अच्छा लगे तो ना देखिएगा। देखो दूसरे मेथड में अगर हम देखें तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहां पर आ रहा है? कॉमन डिफरेंस देखो ये है, और ये है आपका n का कोफिशिएंट है। ये बात समझ में आ रही है? चलो जो वैल्यू दी है ना, इसको हम लोग फॉर्मूले में मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो an की वैल्यू दी है 2n + 3, ठीक है। सबसे पहले तो n को आप बाद में लेकर आओ, यानी 3 + 2n। अब देखो बात को समझना, n का कोफिशिएंट फॉर्मूले में होता है 1, क्या होता है? 1। तो यहां पर भी हम n का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करें, और 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समझना बात को, इसीलिए हम कह रहे थे कि जिसको अच्छा लगे वही देखे, जिसको अच्छा ना लगे वो ना देखे, दिमाग लगाना है इसमें। 2n, अगर हम 2n में -2 करें और +2 करें इस इक्वेशन में, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बताओ, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 वाले को आप n के साथ लो, an इज इक्वल टू 3 + 2 को एक साथ लो, 3 + 2 एक साथ आ गया, प्लस 2n - 2 एक साथ आ गया। इससे हुआ क्या ये समझना, an की वैल्यू आ गई 3 + 2 यानी 5, प्लस देखना यहां पर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो n - 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो an इज इक्वल टू 5 + n - 1 × 2, ये मिलने लगा, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। अब इसको कंपेयर करो अपने गिवन फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a +
n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a की वैल्यू 5, यानी फर्स्ट टर्म आ गया 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है 2, और यही तो पूछा गया था और यही हमने पीछे फाइंड भी किया था। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूले में मॉडिफाई करके, फॉर्मूले के फॉर्म में लाके। ठीक है, समझ में आए तो रखिए, नहीं समझ में आए तो हटा दीजिए। पहले वाला जो मेथड था वो ज्यादा आसान था, वो ऐसे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच 2x, x plus 10, 3x plus 2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर ये एपी के टर्म्स हैं तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम देंगे? बिल्कुल देंगे। अब देखो ध्यान से समझना, ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका a2 और ये हो गया आपका a3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। वैल्यू चिपका दो सारी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। देखो a2 की वैल्यू क्या है? x प्लस 10 माइनस a1 कितना है? 2x इज इक्वल टू a3 कितना है? 3x प्लस 2, a2 कितना है? x प्लस 10। समझ में आ गया? अब क्या करना है भैया, x में इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस का है और ये माइनस का 2x है, क्या मिलेगा हमको? मिलेगा माइनस x प्लस 10। यहां पर देखो 3x माइनस x हमको मिलेगा 2x, और ये नंबर में देखो हमें मिलेगा माइनस 8। सारे नंबर एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ, ठीक है ना। 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3x। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, x की वैल्यू आ चुकी है 6। समझ में आ गया? x की वैल्यू 6। ऑप्शन में देखो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। यहाँ पूछा गया था आपका क्या? यहाँ पूछा गया था वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x के लिए आपको दिए गए थे 3 टर्म। 3 टर्म क्योंकि एपी में है तो आपको पता है ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर यूज होगा। इस स्टेटमेंट को यूज करा और x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। केस स्टडी 3, योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार एंड प्लान्स टू टेक लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। भैया एल्डर ब्रदर को कार खरीदनी है और वो लोन लेगा बैंक से। आगे देखते हैं, ही रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000। तो देखो जो टोटल लोन है ना वो समझना कितना है? 1,18,000 है, बहुत जरूरी नंबर है ये। आगे देखना, बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज। ठीक है, अब बात को समझना, हर महीने वो कोई इंस्टॉलमेंट पे करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? 1,000 रुपीज जाएगी। आगे समझना, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100 एवरी मंथ, हर महीने वो अपनी इंस्टॉलमेंट को बढ़ाता है, कितना? 100 रुपी करके बढ़ाएगा। तो देखो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? 1100 जाएगी। उसके बाद देखो फिर से 100 रुपी बढ़ाएगा तो कितनी जाएगी? 1200 जाएगी। इस तरह से वो अमाउंट को बढ़ाता जाएगा, इंस्टॉलमेंट को बढ़ाता जाएगा। तो एक सीरीज मिल रही है। सीरीज कैसी है? जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है? 1000 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 100 रुपी है। बात समझ में आ रही है? और सारे टर्म्स का जो सम है, ये बात बहुत समझने वाली है, सारे टर्म्स आखिर तक मतलब कितने मंथ तक वो इंस्टॉलमेंट को पे करता है, उन सबको जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1,18,000। क्यों? क्योंकि उसका टोटल लोन इतने का ही है। चलो अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़िए क्या लिखा है, द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। बहुत ध्यान समझने वाली बात है, 30th इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। तो 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ? A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। A30 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ गए? तो A30 की वैल्यू आएगी, A की वैल्यू कितनी दी है? 1000, बहुत बढ़िया, प्लस 30 माइनस 1 29, डी की वैल्यू कितनी है? 100। ये बात समझ में आई? A30 इज इक्वल टू 1000 प्लस 2900, ऐड कर दो, ऐड करने पर मिलेगा बेटा क्या? 3900, यानी उसकी जो 30th इंस्टॉलमेंट है वो 3900 है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या लिखा है इसमें? द अमाउंट पेड बाय हिम इन दी 30 इंस्टॉलमेंट्स। 30 इंस्टॉलमेंट्स की बात आ रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में इसीलिए हमने 30th पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, वहां पर लिखा था 30th
30th इंस्टॉलमेंट, उस पर्टिकुलर टर्म की बात हो रही थी। यहां पर लिखा है 30 इंस्टॉलमेंट को मिलाकर कितना पेमेंट वो करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फर्स्ट, बोलो, फर्स्ट 30 टर्म्स का ना सम फाइंड करना है। अगर आप ये बात पकड़ ले गए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या फाइंड करना है? यहाँ फाइंड करना है S30। और S30 कैसे मिलेगा? SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। जहां जहां पर N है वहां वहां पर क्या रख दो? 30 रख दो। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको। S30 का फॉर्मूला लगाओ। S30 इज इक्वल टू 30/2 2A प्लस 30-1 इंटू डी। सही है, वैल्यू चिपका दो। S30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 2 इंटू ए कितना है? 1000 प्लस 30-1 29 इंटू डी कितना है? 100। सही है, चलो भाई इसको सिंप्लीफाई करो। S30 इज इक्वल टू 15, आगे देखो 2000, ठीक है ना। इतनी कैलकुलेशन अब तुम लोग समझ रहे होगे। 2900 ऐड कर देते हैं। S30 इज इक्वल टू 15 और यहां पर इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4900 मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दो। 15 का टेबल याद है? चलो 1500, 15 9 का कितना होता है? 135, 135 का 5 कैरी 13, 15 4 जा, बोलो 15 4 जा 60, 60 प्लस 13 73। तो S30 यानी 30 इंस्टॉलमेंट्स में वो जितना अमाउंट पे करेगा वो वैल्यू आ चुकी है 73,500। यही आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 73,500। बी वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे? कितना अमाउंट उसको अभी भी पे करना बचा है। ये ऑफर नहीं है, आफ्टर होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर, आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। देखो बात को समझना, 30th इंस्टॉलमेंट तक वो पेमेंट कर चुका है। तो 30th इंस्टॉलमेंट तक उसने कितना पेमेंट किया है? उसने 30th इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट किया है 73,500, अभी अभी पीछे फाइंड किया है। बात समझ में आई? और उसको टोटल अमाउंट कितना पे करना था? टोटल अमाउंट पे करना था 1,18,000। तो ये बताओ कि अभी कितना अमाउंट बचा है, ये कैसे फाइंड करेंगे? सर बहुत आसान है। रिमेनिंग अमाउंट को फाइंड करने के लिए आप क्या करिए? रिमेनिंग अमाउंट को फाइंड करने के लिए आप SN माइनस S30 कर दीजिए। मतलब टोटल अमाउंट में से 30 इंस्टॉलमेंट तक उसने जितना अमाउंट पे किया उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वो अभी उसको बचा है पेमेंट करने को। ये बात समझ गए? कर दो भाई। 118,000 माइनस 73500। सही लिख रहे हैं? हाँ सर सही लिखा है। सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 0 0 10 माइनस 5 करेंगे देन 5। अब यहाँ बचेगा 7 7 माइनस 3 करेंगे 4। अब यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पर 1 है, कैरी लेंगे 11, 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो वैल्यू आ रही है 44,500। क्या ऑप्शन में ऐसा आंसर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, सी वाला आंसर सही है, 44,500। तो यही मेरा आंसर हो गया। 30th इंस्टॉलमेंट तक वो इतना पेमेंट कर चुका है, टोटल पेमेंट करना है उसको इतना, बचा कितना? दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही उसको अभी बचा है पेमेंट करने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि कितने मंथ तक वो इंस्टॉलमेंट्स को पे करेगा, अब मालूम पड़ गया है। यानी जो लास्ट टर्म आएगा वो 40th टर्म होगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। देन अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या निकालना है? AN की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? AN। AN फाइंड करना कितना आसान है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 इंटू डी। यही तो होता है। रख दो भैया। A की वैल्यू 1000 है, ठीक है ना। N कितना है? 40 मालूम पड़ गया है। -1 इंटू डी कितना? 100 है। तो यहां से A40 की वैल्यू आ जाएगी। A40 इज इक्वल टू 1000। बोलो 1000 प्लस 3900 ऐड कर दो। A40 इज इक्वल टू कितना लिख दें? 4900 या 4900। यही आपका 40th इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। ऑप्शन देख लो भैया, कोई ऑप्शन सही आ रहा है? हाँ सर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वही सही ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी उसकी, ये देखो 1000 थी। एंड टू दी लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसने अभी अभी बोला है जो 40th इंस्टॉलमेंट है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, और 40th इंस्टॉलमेंट कितनी फाइंड करी है, ये देखो 4900 फाइंड करी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है सर, ए रेशियो A40 फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो समझ गए आप लोग। चलो भाई फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। A अपॉन A40 इज इक्वल टू 1000, बोलो 1000 अपॉन 4900 या 4900 एक ही बात है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो को आप शहीद कर दीजिए, वैल्यू क्या बच रही है 10 अपॉन 49, तो रेशियो क्या आ गया, A रेशियो A40 आ गया 10 रेशियो 49, यही वैल्यू फाइंड करनी थी। और ये वैल्यू आपकी कौन से ऑप्शन में आ रही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आपके तीनों केस स्टडी के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर आपका इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।